अब तक हमने जो कहानी पढ़ी उससे पता चलता है कि लेखक अमरकांत ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का जिसकी उम्र 12-13 वर्ष की है, उसका रंग गोरा तथा मुंह चपटा है की कहानी कही है। लेखक स्वयं वाचक है, अर्थात पूरी कहानी में लेखक स्वयं कहते हैं। वे बताते हैं कि नौकर रखना उनके लिए अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। नौकर के लिए लेखक की पत्नी निर्मला बार बार लेखक को उलाहने दिया करती थी, अतः नौकर की व्यवस्था का दायित्व उन पर आ गया था। लेखक के साले साहब द्वारा यह दायित्व पूरा किया जाता है, यानी नौकर को साले साहब लेखक के यहाँ ले आते हैं, साथ ही उसका किस्सा भी वह सुनाते हैं, जिसे लेखक को धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है। 12-13 वर्ष का लड़का जो पिता की मृत्यु के बाद माँ की उपेक्षा व मार से खींचकर शहर भाग आता है। किस्सा सुनने के पश्चात लेखक कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। उसको घर के सभी लोग से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता या मैना या पिल्ले पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते, उससे तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों पर बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह हंसने लगता ऐसा कहकर। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं की तरफ झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी वह निकालता। उसकी जेब से बिस्तर पर निकाली हुई चीज़ें सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी,
कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। कुछ देर तक उनसे वह खेलता, उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो।